एक आईपीएल में प्लेयर्स को कैसे खरीदा जाता है, एक कंपनी न्यू प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करती है, ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, स्टैटिस्टिक इससे बढ़कर है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसको पढ़ने के बाद आप एग्जाम रेडी हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल से इजी वे में हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है उसे हम लोग इस चैप्टर्स के थ्रू सॉल्व कर देंगे। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि भाई स्टैटिस्टिक्स है क्या। तो देखो, आप लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी होगी, पर आज कुछ हम लोग अलग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक किंग है और बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो देखो जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है वो लैटिन, इटालियन, जर्मन, कई सारे वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। ठीक है, तो इसका जनरल मतलब होता है पॉलिटिकल स्टेट। पर क्या आपको कभी क्यूरियोसिटी हुई है कि इस वर्ड का मतलब पॉलिटिकल स्टेट ही क्यों है, स्टैटिस्टिक का इससे क्या लेना देना है। तो बच्चों ध्यान से समझो कि पहले के जो किंग होते थे वो अपनी पॉपुलेशन को काउंट करवाते थे, जिनसे उन्हें पता चल जाता था कि कितने यंग पीपल हैं जो आर्मी में काम कर सकते हैं। तो उसमें हेल्पफुल होता था। तो इसलिए पॉलिटिकल स्टेट से ये डिराइव हुआ है। तो होप सो कि आपको कहानी बिल्कुल समझ आ गई होगी, कैसे डिराइव हुआ है, क्यों डिराइव हुआ है, वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो स्लाइड है, तो अगर हम स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की बात करें, मीनिंग की बात करें, तो अलग अलग स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग डेफिनेशंस हैं। बट एक हम डेफिनेशंस लेकर चलेंगे ताकि हमारी स्टडी जो है वो आसान हो जाए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर दो बातें हैं, एक है सिंगुलर सेंस में और एक है प्लूरल सेंस में। बात समझ आ गई? तो पहले प्लूरल सेंस में समझ लेते हैं, देन उसके बाद सिंगुलर सेंस में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। किसकी बात हो रही है? कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। तो यहां पर देख लो कि मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ सिटी और अ मंथली रेनफॉल। तो ये सब क्या है, नंबर्स में है और ये स्टैटिस्टिक्स है। बात समझ आ गई है? दूसरी बात है सिंगुलर सेंस में। तो सिंगुलर सेंस एक प्रोसेस का नाम है जिसमें डेटा कलेक्शन से लेकर इंटरप्रिटेशन तक चीजें शामिल होती है। तो देखो सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक हमारा पर्पस है, उस पर्पस के लिए हम लोग डेटा कलेक्ट करेंगे। जब डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो वो डेटा क्या होता है, रॉ डेटा होता है, उससे हम कोई भी कंक्लूजन रिजल्ट नहीं निकाल सकते। तो उस जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया तो उस डेटा को क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, आप पहली बार में कह लो या दूसरे किसी चीज में ऑर्गेनाइज किया जाएगा ताकि उसको रीड आउट करना आसान हो जाए। और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइज करने के बाद प्रेजेंटेशन शुरू होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन के थ्रू क्या है कि और इजी डेटा को समझना हो जाता है। प्रेजेंटेशन के बाद फिर डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं और एनालाइज करने के बाद उससे रिजल्ट निकाल सकते हैं, इंटरप्रेटेट कर सकते हैं। तो सिंगुलर सेंस में क्या होता है, इट इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कि जैसे मान लो कि व्हेन अ स्कूल कलेक्ट स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन मार्क्स, मान लो एक पूरी क्लास है, अब उसी पूरी क्लास में मैंने हर स्टूडेंट से उसके मार्क्स पूछ लिए स्टैटिस्टिक में। बच्चे ने बताया कि भाई मेरे 20 है, किसी ने बताया 30 है, किसी ने बताया भाई 40 है, किसी ने बताया 25 है, ऐसे कई सारे बच्चों ने बता दिया। तो अगर मैंने ऐसे ही लिख दिए तो वो क्या हो जाएगा, मैंने डेटा कलेक्ट कर लिया है। अब इसी डेटा को अरेंज कर दिया मैंने कि भाई 0 से लेके 10 मार्क्स के कितने बच्चों के आए, 10 से 20 मार्क्स कितने आ जाए, तो वो क्या हो गया, ऑर्गेनाइज हो गया। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ डेटा से लेके इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा तक क्या कहलाता है, सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक कहलाता है। तो होप सो कि इतनी डेफिनेशन जो है आपको आसानी से समझ आ गई होगी। चलो बढ़ते हैं आगे। अब यहां से क्यूरियोसिटी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, कैसे डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक की बात कर रहे हैं और कौन से सेंस में, प्लूरल सेंस में। ठीक है, तो पहला है एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, कि मैं ये कहूं कि एक गाय के 4 पैर हैं, तो आप कह दोगे कि सर 4 पैर हैं, कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता इससे, कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता इससे। या एक स्टूडेंट के मैंने मार्क्स पूछ लिए तो उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा कि भाई हाई मार्क्स, 2 मार्क्स, कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। पर वहीं मैं कई सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कलेक्ट कर लेता हूं तो मैं ये बता सकता हूं कि किसके हाईएस्ट आए हैं, किसके लोएस्ट आए हैं, एवरेज कितना है, मतलब मैं उस डेटा से रिजल्ट ड्रॉ कर सकता हूं। तो कोई भी सिंगल फैक्ट और सिंगल डेटा स्टैटिस्टिक्स नहीं होता है, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स
या कलेक्शन ऑफ डेटा क्या होगा, स्टैटिस्टिक्स होगा, क्योंकि उससे हम रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखोगे कि स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड न्यूमेरिकल फैक्ट्स। तो एक सिंगल डेटा जो है वो क्या नहीं हो सकता, स्टैटिस्टिक्स नहीं हो सकता। जैसे द हाइट ऑफ वन स्टूडेंट अलोन इज नॉट स्टैटिस्टिक, बट द हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन अ क्लास फॉर्म स्टैटिस्टिक्स। बात समझ आ गई। अब एक बात और भी है, एक सिंगल फैक्ट जो है वो स्टैटिस्टिक हो सकता है, क्या आपको पता है? मेरे बताने से पहले आप लोग कमेंट में बता दो। तो आई थिंक आप लोग नहीं बता पाए होंगे, तो चलिए मैं बताता हूं। देखो क्या है कि जब मैं ये बोलूंगा कि एवरेज मार्क्स ऑफ अ क्लास, ठीक है, मान लेते हैं 70% है, तो ये है तो सिंगल फैक्ट, बट इससे कई सारे रिजल्ट ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, एक स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अगला आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेस। तो देखिए बच्चों क्या है कि जैसे आप देख रहे हो कि ये एक सीड है, बीज है, धीरे धीरे इसमें जर्मिनेशन हो रहा है, फिर ये जमीन के ऊपर आ गया, एक प्लांट बन गया। ठीक है, पर अगर इसमें वाटर की कमी हो जाए तो ये प्लांट नहीं बन पाएगा। ठीक है, अगर सॉइल फर्टाइल ना हो तो ये प्लांट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अलग अलग फैक्टर्स के लिए इसके लिए क्या है, जरूरी है। अगर किसी भी एक की कमी हो जाएगी तो अदर चीजें नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी गुड्स के प्राइसेस हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि ईरान इजराइल वॉर हो रहा है, उस वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ा, उसकी वजह से जो इंडिया में गुड्स एंड सर्विसेज थे उस पर इम्पैक्ट पड़ा। तो आप देख रहे हो कि अलग अलग इवेंट से अलग अलग क्या पड़ सकते हैं, इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने कोई अपनी पॉलिसी चेंज कर दी तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि स्टैटिस्टिकल डेटा आर जनरली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स, making it difficult to isolate the effect of a single cause without considering others। जैसे क्रॉप का एग्जांपल ले लिया जो मैंने दिया आप लोगों को, क्रॉप प्रोडक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रेनफॉल, सॉइल, फर्टिलाइजर, फार्मिंग टेक्निक्स एक्सेट्रा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स आर अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एजुकेशन लेवल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। तो एक बार ध्यान रखना कि स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है। ठीक है, वो क्वालिटेटिव नहीं होता। जैसे कोई कितना ईमानदार है, कोई कितना गरीब है, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्या होता है, वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है। जैसे द टेम्परेचर टुडे फील्स हॉट, भाई आज का टेम्परेचर बहुत गर्म है, तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। पर अगर हम यही कह दें कि द टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेल्सियस, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि हमें पता है कि भाई 38 डिग्री बहुत गर्म होता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है, देखो हम ये कहें कि भाई तीर निशाने पर ही लगना चाहिए, स्टैटिस्टिक जो है वो आपको एग्जैक्ट बता देगा कि भाई निशाने पर ही चीजें लगेंगी, तो ऐसा नहीं है। स्टैटिस्टिक जो है वो ऑन एन एवरेज चीजों को बताता है कि हाँ सही हो भी सकता है, गलत भी हो सकता है। अगर ये बोले स्टैटिस्टिक कि भाई कैलकुलेशन कर कर कि आज बारिश होगी, ठीक है, 80% चांसेस है और बारिश बिल्कुल नहीं हुई, तो 80% का मतलब ये नहीं है कि भाई होगी ही होगी। ठीक है, हाँ वो एक एवरेज कैलकुलेशन करके बता रहा है कि हाँ हो सकती है, तो उसके चांसेस है, तो उसके ऑल अराउंड चीजें सही हो सकती है। तो देखो ऑल थ्रू स्टैटिस्टिक शुड बी एक्यूरेट, they need not be absolute exact like scientific measurement, a reasonable standard of accuracy is sufficient। जैसे counting exactly 1000 students present in a school involves high accuracy, estimating that around 3000 people attended a concert reflect reasonable accuracy। ठीक है, नेक्स्ट है कलेक्टेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, कि कोई भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो उसका पहले से ही एक पर्पस होता है।
जैसे आप देखोगे कि अभी रिसेंट में सेंसस कलेक्ट हो रहे हैं, उसके लिए डेटा कलेक्ट हो रहे हैं, तो उसका पर्पस है और उसके बहुत बड़ी चीज़ें हैं कि 2011 के बाद हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सारे तरीके से भारत में चेंजेस आ जाएंगे, पार्लियामेंट में सीटें बढ़ जाएंगी। आप देखोगे गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाएगी उस डेटा के अकॉर्डिंग बनाने लग जाएगी। उसमें आप देखोगे कि मेल फीमेल का जो रेशियो है वो बदल जाएगा। बात समझ आ रही? तो आप देखोगे कि प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए ही हम कोई स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड विद अ क्लियर एंड डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। कलेक्टिंग डेटा ऑन वर्कर्स मंथली इनकम, कि वर्कर्स की मंथली इनकम कैलकुलेट करना, टू स्टडी दी पॉवर्टी लेवल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सिस्टमैटिक कलेक्शन। देखो, जो स्टैटिस्टिकल डेटा होता है वो एक सिस्टमैटिक वे में कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और एक प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। ये नहीं कि भाई रेंडमली कैसे भी डेटा कलेक्ट कर लो, क्योंकि अगर रेंडमली किसी भी तरीके से डेटा कलेक्ट करोगे तो वो अनक्लियर होगा, उससे जो हमारा पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल डेटा मस्ट बी कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड मैनर टू इंश्योर रिलायबिलिटी एंड मिनिमाइज एरर्स एंड बायस। कंडक्टिंग अ सेंसस, तो ये आप लोगों को पहले से पता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन एंड रिलेशन अमंग डेटा। देखो, रिलेशनशिप में क्या होता है, कंपैरिजन किल्स रिलेशनशिप, पर स्टैटिस्टिक्स में कंपैरिजन क्या करता है, आपके अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आता है। कि मान लो आपके कंपनी का जो प्रॉफिट था वो इस बार डिक्लाइन हो गया, तो आप रीजन ढूंढोगे कि क्यों डिक्लाइन हुआ है, और उस रीजन को दूर कर दोगे तो आप प्रॉफिट में आ जाओगे। ऐसे ही मान लो कि आपकी पर्सनल स्किल है, अगर आपने रीजन ढूंढ लिया कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, तो आपके अंदर क्या हो सकता है, इंप्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या है, बेटरमेंट आएगा। तो स्टैटिस्टिकल डेटा आर कलेक्टेड मेनली फॉर कंपैरिजन एंड एनालिसिस। फॉर मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन डेटा मस्ट बी कंपेरेबल एंड होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि एक जैसा। ठीक है, तो कंपेयरिंग लिटरेसी रेट्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ओवर टाइम टू स्टडी एजुकेशनल प्रोग्रेस। ठीक है, कि अगर लिटरेसी रेट सारे स्टेट का देख ले तो हमें पता चल जाएगा कौन सा स्टेट जो है वो लैग करता है और हम वहां पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ऑफ डेटा। तो देखिए, हमें यह समझना है कि क्वांटिटी का मतलब क्या है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स। ठीक है, किसी की हाइट हो गए, स्टूडेंट के मार्क्स हो जाए, ये सब न्यूमेरिकल फैक्ट्स हैं। ठीक है, जबकि क्वालिटेटिव जो डेटा होता है उसमें क्वालिटी बताई जाती है, कोई कितना काला है, गोरा है, हेल्थी है, दुबला है, पतला है, ठीक है, ऑनेस्ट है, ये सब बातें आती हैं। तो यहां पर दो चीजें हैं कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि जो चेंज हो सकता है। जैसे मैं ये बात करूं 5x, तो 5 तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे x में चेंजेस आ सकते हैं, तो ये क्या हो गया, x यहाँ पे वेरिएबल हो गया। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है कि इट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन न्यूमेरिकल फॉर्म। एग्जाम्पल आपको पता है, दे कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। क्वालिटेटिव क्या है कि इट डिस्क्राइब्स क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आएगा, बिहेवियर आएगा, टेस्ट आएगा, कलर आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। तो दिस वेरिएबल डू नॉट हैव न्यूमेरिकल वैल्यू, बट इस डेटा को आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म और रैंकिंग। जैसे कोई कितना साफ रहता है, कोई कितना क्लीन आता है स्टूडेंट जो है, कोई गंदा आता है, कोई साफ आता है, तो उसके बिहाफ पे आप रैंकिंग दे सकते हो। तो रैंकिंग नंबर्स में दोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट हो गया। देखो, जो मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो आपके सोच को बदल देगा। ठीक है, आप कैसे थिंक कर सकते हो, एग्जाम में थिंक करके आप कैसे लिख सकते हो, वो मेरी क्लास जो है आपको बता देगी। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्कोप का मतलब जनरली क्या होता है कि वो चीज़ कहाँ कहाँ काम कर सकती है। ठीक है, कहाँ कहाँ काम कर सकती है। तो पहला क्या है, कलेक्शन ऑफ इकोनॉमिक डेटा। ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसमें हेल्प करती है।
मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल, ठीक है, जैसे कंजम्पशन में चेंज हो गया, प्राइस में चेंज हो गया, इन्फ्लेशन में चेंज हो गया, तो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को मेजर करने में हेल्प करती है। गवर्नमेंट को इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग में क्या करती है, स्टैटिस्टिक हेल्प करती है। कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा गवर्नमेंट के पास आ गया, तो गवर्नमेंट को ये पता चल जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, घटी है, ठीक है, तो उससे गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज बना सकती है, प्लानिंग बना सकती है। फोरकास्टिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स, फोरकास्टिंग का मतलब होता है अनुमान लगाना, ठीक है, कि मान लो हमारी इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़े हैं, घटे हैं, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं, घटे हैं, ठीक है, तो ऐसे वेरियस जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं उस पर फोरकास्ट करना आसान हो जाता है। दिस हेल्प बिजनेस एंड गवर्नमेंट प्रिपेयर फॉर इकोनॉमिक चेंजेस। तो फोरकास्टिंग डिमांड फॉर प्रोडक्ट बेस्ड फास्ट सेल्स डेटा। एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप, तो अभी हमने बात की थी, ठीक है, किसके अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, कंपैरिजन वाली बात, तो वो चीज़ें लिख सकते हो आप इसमें। इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, कि गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई उसको इवैल्यूएट करना है कि प्रेजेंट टाइम में वो पॉलिसी सही है या नहीं है। जैसे आपने देखा कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो था वो रिलीवेंट नहीं रहा, तो उसकी जगह गवर्नमेंट क्या ले आई, नीति आयोग ले आई, ठीक है। कंपैरेटिव इकोनॉमिक स्टडीज, तो इस पर हम लोगों ने बात कर ली है ऑलरेडी, ठीक है। बिजनेस डिसीजन मेकिंग, तो बिजनेसेस लेड रिलाई ऑन स्टैटिस्टिकल डेटा फॉर मार्केट एनालिसिस। आपको पता है कोई भी बिजनेस हो वो मार्केट पे ही डिपेंडेंट होती है, मार्केट के थ्रू ही चलती है, मार्केट के थ्रू ही बर्बाद होती है। तो जो बिजनेस इंटरप्राइजेस है वो मार्केट के बारे में जो डेटा कलेक्ट करती है, उस डेटा से उसे पता चल जाता है कि उसकी कमी क्या है और उसको स्टैटिस्टिक के थ्रू उसको दूर कर सकती है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक। देखो ये एग्जाम में आ जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। इससे पहले जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, खासकर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट और मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस वाला पार्ट एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। अब ये जो यहाँ पर आप डेटा देख रहे हो, यहाँ पर बजट बना हुआ है, फेवरेट पेट्स हो गया, मूवीज वॉच्ड हो गया, तो ये जो डेटा कलेक्ट किया होगा ना बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, पर हमने उसको चार्ट के थ्रू, आप कह सकते हो पाई चार्ट के थ्रू, टेबल के थ्रू, ठीक है, हमने शो कर दिया, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, ईजी हो गया, ये स्टैटिस्टिक्स करता है, ठीक है। टू प्रेजेंट फैक्ट्स क्लियरली, तो आपको पता है कि स्टैटिस्टिकल न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकल चीज़ें होती हैं, तो वो फैक्ट्स को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती है, ठीक है, कि न्यूमेरिकल फैक्ट्स आर यूजुअली मोर एक्यूरेट, ऑब्जेक्टिव एंड कन्विंसिंग देन वर्बल स्टेटमेंट। इसीलिए कहा जाता है कि लीगल सर्विसेज में सब कुछ रिटर्न में होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और हर किसी के मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, एग्जाम्पल्स इसीलिए दिए हैं कि आपको कंसेप्ट समझने में बहुत ईजी हो जाए। टू कंपेयर डेटा, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दुबई, फ्रांस, इंडिया, ओमान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया का एक सेल्स वैल्यू गिवन है, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टू असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी डेवलपमेंट, तो ये भी रिपीट हुआ है कि प्लानिंग और पॉलिसी डेवलपमेंट, जैसे पॉवर्टी का डेटा कलेक्ट किया और कहाँ कमी है उससे रिलेटेड चीज़ों को दूर कर दिया, तो पॉवर्टी लेवल क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है, तो उन चीज़ों में हेल्प करता है। मतलब आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि आपको बार बार चीज़ें अलग अलग नहीं लिखनी, एक ही चीज़ समझा, अगर वो कहीं पर रिपीट हो रहा है तो उसको आप लिख सकते हो, थोड़े वर्ड्स इधर पीछे कर दोगे, एग्जाम्पल अलग कर दोगे, आप वही सेम चीज़ लिख सकते हो। आपको ऐसा नहीं कि कोई अलग से कोई चीज़ लिखनी है, ठीक है, कि कई बार होता है ना कि आप हर चीज़ की डेफिनेशन अलग याद करते हो, तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, आप एक ही चीज़ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। टू सपोर्ट फोरकास्टिंग, हमने इस पर पहले ही बात कर ली है, ठीक है, जैसे मान लो ये सेल्स है कि पहले सेल्स कम थी अब सेल्स ज़्यादा है, पहले सेल्स ज़्यादा थी अब सेल्स कम है, तो कंपेयर किया जा सकता है। फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस,
देखो हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक तरीके से परिकल्पना। परिकल्पना का मतलब क्या है कि हम पहले ही अज्यूम कर लेते हैं। कोई टेस्ट चलाया, मान लो आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो कई सारे टेस्ट आपके सिलेबस में आएंगे, तो आपने एक हाइपोथेसिस टेस्ट चलाया, उसके थ्रू आपको रिजल्ट मिला, फिर आपने उस टेस्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया और इम्प्लीमेंट करने के बाद आपको और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं? स्टैटिस्टिक के थ्रू करते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड्स साइंटिफिक टूल्स टू फॉर्मुलेट एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। दीज टूल्स हेल्प रिसर्च, मतलब आगे मैंने कहा ना ग्रेजुएशन में पढ़ोगे, रिसर्च, वेरीफाई असम्पशंस, आप जब उसको इम्प्लीमेंट करोगे, एंड ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन। जैसे एक एग्जांपल है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ न्यू एडवर्टीजमेंट कैंपेन हैज सिग्निफिकेंट। ठीक है, कि मान लो आपने कोई एडवर्टीजमेंट चलाया अपने प्रोडक्ट के लिए और उसने आपके एक्सपेक्टेशन से अच्छा रिजल्ट दिया, तो आपको उसकी वैलिडिटी पता चल गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। टू एक्सपेंड नॉलेज एंड इम्प्रूव थिंकिंग, बिल्कुल सही बात है कि जैसे मान लो कि हमने एक सर्वे कराया, उस सर्वे में हमें रिजल्ट मिला कुछ, पर अगर हमने अपने आसपास देखा तो उस सर्वे से अलग चीज़ें हो रही थी, तो आप ये पता लगाओगे कि भाई सर्वे एक पर्टिकुलर छोटी जगह का ही होता है और हमारा जो एरिया है वो बहुत ब्रॉड है, तो हम एक जगह के सर्वे को दूसरी जगह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो ये क्या बता रहा है? ये आपकी थिंकिंग पावर को डेवलप करना बता रहा है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स, बिजनेस, प्लानिंग, ऐसे बहुत सारे फील्ड में हम स्टैटिस्टिक का यूज कर सकते हैं, पर हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के अंदर बात करेंगे। कई सारी किताबों के अंदर बिजनेस के अंदर भी डिसीजन है, प्लानिंग के अंदर भी है, पर हम लोग इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। डेवलपिंग इकोनॉमिक्स लॉ, जैसे डिमांड एंड सप्लाई हो गया, ठीक है, वो क्या है? एक इकोनॉमिक लॉ है। पाई चार्ट हो गया या दूसरी चीज़ें हो गई या मार्केट एनालिसिस हो गया, तो ऐसे बहुत सारे लॉ बनाने में हेल्प करता है। जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। तो इकोनॉमिक लॉ सच एज द लॉ ऑफ डिमांड एंड द कंसेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर डेवलप्ड बाय ऑब्जर्विंग रियल लाइफ डेटा। दूसरा है अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग इकोनॉमिक इश्यूज। ये वही चीज़ है पॉवर्टी वाली बात। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जैसे इकोनॉमिक इश्यूज, तो पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उसको हम क्या कर रहे हैं? अंडरस्टैंड कर रहे हैं और सॉल्व कर रहे हैं। कैसे? तो स्टैटिस्टिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, एनालाइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट फिगर हेल्प्स दी गवर्नमेंट डिजाइन इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब क्रिएशन स्कीम्स। दूसरा है स्टडिंग मार्केट टाइप्स। तो आप सबको पता है, शायद आपने अभी नहीं पढ़ा होगा तो नहीं पता होगा कि मार्केट कई टाइप की होती है। जैसे एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती है जो रियल लाइफ में हमें देखने को नहीं मिलती। उसके अलावा मोनोपोलिस्टिक, डिओपोली, ओलिगोपोली, ये सारी मार्केट होती है। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स क्या हेल्प करता है? इज यूज टू स्टडी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मार्केट सच एज परफेक्ट कंपटीशन, ये सारे हो गए। बाय कंपेयरिंग, क्या कंपेयर करके आप पता करोगे? बाय कंपेयरिंग प्राइजेस, कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म, क्योंकि अलग अलग मार्केट में ये चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। इस्टेब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने कोई फंक्शन ही पढ़ लिया, ठीक है, डिमांड और सप्लाई पढ़ लिया, आपको पता है कि भाई प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? मैथमेटिकल रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे फ्यूल के प्राइसेस कैसे चेंज हो रहे हैं, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल डिमांडेड। ठीक है, ये सब कुछ कौन एक्सप्लेन करेगा? स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट है स्टडिंग इकोनॉमिक ट्रेंड्स। तो मान लो कि इस तरीके का है कि स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ठीक है, कि अलग अलग मार्केट्स में प्राइसेस क्या है, किसी ऑयल के प्राइसेस कैसे हैं, गैस के प्राइसेस कैसे हैं, तो वो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को समझने में हेल्प कौन करेगा? स्टैटिस्टिक्स हेल्प करेगा। प्राइस स्टडी पर हमने बात कर ली है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पर। ठीक है, तो देखो हमने बहुत कुछ पढ़ा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ही पढ़ ली, फंक्शंस पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए,
कोई भी सब्जेक्ट हो वो प्योरली मतलब अच्छा नहीं होता, हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होते हैं। तो ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स के क्या है, कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कैन नॉट मेजर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो हमने इससे पहले क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स पढ़े थे, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को मेजर नहीं करता। उसके बाद फोकसेस ऑन एग्रीगेट्स, ठीक है, इंडिविजुअल डेटा क्या नहीं होता, स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, ये हमने पहले ही बात कर ली है, ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज। देखो, नो डाउट कि स्टैटिस्टिक का यूज कौन करता है, एक्सपर्ट करता है, ठीक है। अब हो सकता है कि वो अननॉलेजेबल वाले बंदे के पास चला जाए, या एक्सपर्ट ना हो स्टैटिस्टिक का, या कम नॉलेज है, ठीक है। तो उससे क्या है कि स्टैटिस्टिकल चीज़ों का मिसयूज हो सकता है। तो स्टैटिस्टिक कैन बी मिस्ड और मिस इंटरप्रिटेटेड आइदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। जैसे एक कंपनी है मे बी हाईलाइट ओनली फेवरेबल सेल्स फिगर, कि एक कंपनी ने सिर्फ प्रॉफिट वाले सेल्स दिखाए, मतलब सेल्स बढ़ रही है ये दिखाया, ठीक है, उसके अंदर वाली चीजें नहीं दिखाई, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी सेल्स की, कि भाई अभी थोड़ा सा बढ़ा है, हो सकता है पिछले बार सेल्स बहुत कम हो गई हो, ठीक है। तो डेटा छुपा कर भी, जैसे मान लो कि अभी कोई कंपनी दिखा रही है कि देखो भाई हमारी प्रॉफिट बहुत बढ़ गया है, पर पीछे प्रॉफिट ना हुआ हो, तो ये क्या हो गया, मिसयूज हो गया किसका, स्टैटिस्टिकल डेटा का। रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। तो हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि भाई रिजल्ट जो है एक्यूरेसी, पूरी एक्यूरेसी के साथ इसमें चीज़ें नहीं होती हैं, ऑन एन एवरेज ही चीज़ें सही होती हैं। आगे जब हम लोग कॉमन सेंस वाली बात करेंगे तो अभी इसको समझेंगे, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज ही चीज़ें सही हैं, ये नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट चीज़ें बताएगा कौन, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिकल लॉ आर अप्रोक्सीमेट, ये नहीं कि एग्जैक्ट चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो वो बता तो रहा है कि बढ़ रहा है या घट रहा है, ठीक है, पर एग्जैक्ट उतना ही होगा रियल लाइफ में ये नहीं बताता। तो स्टैटिस्टिकल लॉ आर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है ये, इन नेचर एंड प्रोवाइड अप्रोक्सीमेट रिजल्ट अनलाइक द एग्जैक्ट लॉ ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स। जैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लॉ है, कहीं भी इंप्लीमेंट कर दो सेम रिजल्ट देंगे वो, पर स्टैटिस्टिक के साथ ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल थ्रू हायर एजुकेशन जनरली इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, जनरली इंक्रीज होगा, पर वो गारंटी दे दे कि इंक्रीज होगा ऐसा नहीं होगा। रिक्वायर एक्सपर्टाइज, ठीक है, कि भाई एक्सपर्टाइज, नॉलेज होनी चाहिए पूरी स्टैटिस्टिक की, वही स्टैटिस्टिक का यूज कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डेटा मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड कंपेरेबल। बात समझ आ गई कि मैं मान लो जैसे आप एक स्टूडेंट से क्या कर रहे हो, मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो कंपेरेबल है। पर वहीं अगर आप मान लो कि किसी की इनकम का और किसी के मार्क्स से कंपेयर करने लग जाओ तो वो कंपेरेबल नहीं है, होमोजेनिटी नहीं है चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज मीनिंगफुल ओनली व्हेन द डेटा आर यूनिफॉर्म एंड कंपेरेबल, मिक्सिंग हेट्रोजीनियस। देखो, होमोजीनियस का मतलब है सेम और हेट्रोजीनियस का मतलब है अलग अलग, ठीक है, लीड्स टू इनकरेक्ट एंड मीनिंगलेस कंक्लूजन्स, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो कि कंपेयरिंग एवरेज रेनफॉल विद द नंबर ऑफ कार्स, वो मीनिंगफुल ही नहीं होगा, ठीक है। स्टैटिस्टिक इज अ टूल नॉट अ सोल्यूशन, वो एक टूल है भाई, कोई सॉल्यूशन नहीं है आपकी प्रॉब्लम्स का, कि आपने बता दिया कि भाई मेरे पास जो है कर्जा है 10 लाख करोड़ का, तो वो आपको सॉल्यूशन नहीं दे रहा है कि भाई कुछ हो सकता है, वो आपको डेटा बता रहे हैं, आप उस डेटा के अकॉर्डिंग काम करोगे तो हो सकता है उसका सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन आता है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि एक फैमिली है जिसमें 4 मेंबर हैं, फादर, मदर और 2 बच्चे हैं, ठीक है। द फादर कैलकुलेटेड द एवरेज डेप्थ ऑफ द रिवर, ठीक है, कि मान लो रिवर की जो गहराई थी वो 5 फीट थी, ठीक है, कितनी थी, 5 फीट थी, और उसने एवरेज निकाल लिया था कि भाई उसके फैमिली मेंबर की जो एवरेज हाइट है वो 5 फीट है, सॉरी मान लो 6 फीट है। अब बेचारे गए
तो 2 फैमिली मेंबर डूब गए, ठीक है, क्योंकि वो एवरेज था ना भाई 6 फुट, कोई 4 फुट का भी होगा, कोई 5 फुट का भी होगा, तो वो डूब गए बेचारे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना चाहिए था कि भाई ऑन एन एवरेज उसके फैमिली की हाइट कितनी है, 6 फीट है, और नदी की गहराई कितनी है, 5 फीट है एवरेज। तो कहीं पर 6 फीट, 7 फुट, 8 फुट भी गहराई हो सकती है नदी की। तो कॉमन सेंस को रिप्लेस नहीं कर सकती कौन, स्टैटिस्टिक्स जो है। तो आप इसमें ये एग्जांपल दे सकते हो, बहुत आसान एग्जांपल है, ठीक है। डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि स्टैटिस्टिक जो है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं भरोसा किया जा सकता, तो चलिए समझते हैं। तो डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स मींस नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस इन स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो हमने पढ़ा था कि भाई देखो, एक्यूरेट नहीं होता, वो क्या होता है, ऑन एन एवरेज ही सही होता है, एंड देयर रिजल्ट ऑल थ्रू स्टैटिस्टिक्स इज एक्सट्रीमली यूजफुल, मैनी पीपल स्टिल डाउट इट। तो अब कई पीपल जो है इस पर डाउट क्यों करते हैं भाई, तो हो सकता है कि मिसअंडरस्टूड करते हों, उनके पास उतनी नॉलेज ना हो, केयरलेसनेस हो, डिसऑनेस्टी हो, इनएक्सपीरियंस हो, ठीक है। तो इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट स्टैटिस्टिक्स इज ओनली अ टूल, ठीक है, एक टूल है, और वो ऑन एन एवरेज ही सही होता है, एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स हैज हेल्प मैनी फील्ड्स बट मिसयूज कॉजेस लॉस ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये पूरा चैप्टर हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।